हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम डिजिटल क्रांति के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जो टॉपिक्स पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम जो है डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमारा ये टॉपिक है डिजिटल क्रांति। इसमें वेब 1.0 से लेकर वेब 4.0 तक के जितने भी अब तक अपडेट्स आए हैं, ठीक है, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेंजेस धीरे धीरे कैसे आए इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओरिजिन की बात करें कि शुरुआत जो है बेसिकली ये जो एवोल्यूशन है, ये जो क्रांति है, ये कहाँ से स्टार्ट हुई। तो बेसिकली इसकी ओरिजिन की अगर हम बात करें देन ये 1989 से इसकी शुरुआत हुई और वो शुरुआत करी गई है टिम बर्नर्स ली के द्वारा। ये शुरुआत हुई और ये CRN के अंदर स्टार्ट हुई। CRN क्या है? CRN एक दुनिया की एक बड़ी संस्था है जो कि बहुत एडवांस है, जहां पर साइंटिफिक रिसर्च है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे साइंटिफिक रिसर्च होती है, ठीक है। इसका बेसिकली जो पर्पज था वो पर्पज ये था कि जो एफिशिएंट इंफॉर्मेशन है, एफिशिएंट इंफॉर्मेशन की शेयरिंग हो, जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है वो एफिशिएंट तरीके से हो, ठीक है। इसके साथ ही इसमें टेक्नोलॉजी जो बेसिकली यूज करी गई थी वो 3 टेक्नोलॉजीज के अंदर यूज करी गई थी। वो 3 देखिए, फर्स्ट आपकी HTML थी। यहाँ पे HTML के अलावा दूसरी सेकंड जो थी वो HTTP प्रोटोकॉल था। इसके अलावा आपका URL था। HTML का बेसिकली जो काम था स्ट्रक्चर वेब पेज, ठीक है। वेब पेज का जो स्केलेटन है, स्केलेटन आप कह सकते हैं कंकाल, ठीक है, उसका निर्माण करने का बेसिकली इसका काम था कि उसका स्केलेटन ये डिजाइन करेगा। HTTP जो है ये एक तरीके का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो आपस में संपर्क करवाने का काम करता था उसके अंदर HTTP, ठीक है। HTML वहां पे स्केलेटन डिजाइन करता था और URL जो आपका था वहां पर रिसोर्सेज की आइडेंटिफिकेशन के लिए इसमें यूज लिया गया। उसमें देखिए सबसे पहला जो हमारा स्टार्टिंग हुई वो हुई थी वेब 1.0 से। वेब 1.0 एक इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी थी, यानी सूचना कोश आप इसे कह सकते हैं, सूचना कोश, ठीक है। एक इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी थी जिसमें सूचनाओं का संग्रहण करा गया था। इसमें बेसिकली जो फीचर्स थे वो ये थे कि इससे जो 1.0 में हमने साइट्स जो बनाई थी वो बेसिकली हमारी एक तो स्टैटिक थी, ठीक है, स्टैटिक पेजेस थे, कम्युनिकेशन वन वे था, ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन, जहां पर सिर्फ आप या तो सूचना भेज सकते थे या रिसीव कर सकते थे। बट यहां पे यह था कि सूचना हम सिर्फ वहां पर व्यू मोड पर थी, सूचनाएं हम सिर्फ वहां पर देख सकते थे। जो यूजर के द्वारा HTML का एक फिक्स पेज बनाया गया था, वो पेज की जो इंफॉर्मेशन थी वो हम चेक कर सकते थे। वहां पर किसी भी तरीके का एडिट, राइट, ठीक है, ये हमारे पास राइट्स वहां पर बेसिकली नहीं थे। यहां पर किसी भी तरीके का यूजर से इंटरेक्शन नहीं होता था, ठीक है। कंटेंट जो था वो कंट्रोल था वेबसाइट ओनर के द्वारा। सिर्फ उस कंटेंट को वेबसाइट का जो ओनर था, कंटेंट को सिर्फ वेबसाइट ओनर ही चेंज कर सकता था। उसमें किसी भी तरीके का अगर बदलाव है तो उस वेबसाइट का पर्टिकुलर जो ओनर है वो ही उसको बदल सकता था। इसके अलावा देखिए इसका नेचर जो है बेसिकली इसमें क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का यूज करा गया था। किसी भी तरीके का डेटाबेस का यहाँ पर यूज नहीं किया गया था। नो, इसमें सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग कोई लैंग्वेज यहाँ पर यूज नहीं करी गई थी। किसी भी तरीके की सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग यहाँ पे नहीं करी गई थी। उसके बाद में वेब 1.0 के बाद में हमारे पास आता है वेब 2.0, ठीक है। वेब 2.0, ठीक है। वेब जो 2.0 था उसमें हमें राइट्स मिले थे। बेसिकली वेब 1.0 में हमें राइट मिले थे ओनली रीड, ठीक है। हमारे पास जो राइट थे वेब 1.0 में वो बेसिकली हमारे पास एक राइट था रीड, जबकि वेब 2.0 में हमें एक और राइट मिला
वो राइट ये मिला कि हम रीड के साथ साथ राइट भी यहाँ पे कर सकते थे, तो हमारे पास दो राइट्स यहाँ पे थे। प्लेटफॉर्म जो बेसिकली बनाया गया था, ये प्लेटफॉर्म बनाया गया था पार्टिसिपेशन के लिए, ठीक है। इसमें फीचर्स थे, एक तो डायनेमिक कंटेंट था, कंटेंट कैसा था इसका, डायनेमिक था, जबकि 1.0 में जो कंटेंट था वो मेरा स्टैटिक था, ठीक है, उसमें किसी तरीके का कोई चेंजेस नहीं था। यूजर जनरेटेड कंटेंट था, यूजर के द्वारा जनरेट करा हुआ इसमें कंटेंट था। सोशल नेटवर्किंग थी इसके अंदर, इसके अलावा रियल टाइम इंटरेक्शन था, रियल टाइम इंटरेक्शन। इसके साथ ही इसमें कुछ टेक्नोलॉजीज यूज करी गई थी, जैसे जावा स्क्रिप्ट यहाँ पे यूज करी गई थी, सर्वर साइड लैंग्वेज यहाँ पे यूज करी गई थी। इसके साथ ही डेटाबेस इसमें यूज करा गया था, जबकि 1.0 में डेटाबेस नहीं यूज करा गया था, वहां पे किसी प्रकार की एपीआई नहीं यूज करी गई थी 1.0 में, जबकि यहाँ पर एपीआई भी यूज करी गई है। इसके साथ ही क्लाउड कंप्यूटिंग, मतलब डेटा को क्लाउड पर, जैसे आप बेसिक सा एक सिंपल सा एग्जांपल देख सकते हैं कि गूगल ड्राइव जो है वो भी एक क्लाउड का ही एग्जांपल है, तो वहां पे भी आप डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वेब 2.0 में जो इंफॉर्मेशन थी, सूचनाएं थी, जो इंफॉर्मेशन थी, जो डेटा था, वो एक तरीके से क्लाउड पर भी स्टोर करा जाने लगा था। इसके अलावा बेसिकली जो इसमें यूजर का रोल था, यूजर का जो रोल था यहाँ पर वो ये था, कंटेंट क्रिएटर प्लस कंज्यूमर, ठीक है। यूजर रोल यहाँ पे दो थे, एक तो कंटेंट क्रिएटर का प्लस कंज्यूमर का, दो तरीके से रोल थे यहाँ पे। उसके बाद में देखो इसमें मेजर जो कंट्रीब्यूशन था, इसका योगदान रहा, ठीक है। वो क्या योगदान रहा, एक तो ये साइट सोशल मीडिया के लिए काम आने लगी, ठीक है। ये रेवोल्यूशन में सोशल मीडिया की कुछ वेबसाइट्स, कुछ एप्लीकेशंस, प्लेटफॉर्म से स्टार्ट हुए। इसके साथ ही ई कॉमर्स का भी थोड़ा सा यहाँ पे चलन आया, या आप कह सकते हैं कि एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, जहां से ई कॉमर्स की भी शुरुआत हुई। उसके बाद ऑनलाइन कोलैबोरेशंस वगैरह भी यहाँ से स्टार्ट हुई। इसके साथ ही आप कह सकते हैं डिजिटल इकोनॉमी, ठीक है, जहां पे आप कह सकते हैं कि यूपीआई जैसी सर्विसेज भी आप कह सकते हैं कि वेब 2.0 से आप उसकी स्टार्टिंग मान सकते हैं। इसके अलावा मेजर इसमें प्रॉब्लम यह थी कि सेंट्रलाइज डेटा ओनरशिप थी इसके अंदर, ठीक है। प्राइवेसी का कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान था, प्राइवेसी वहां पर आपकी लीक हो रही थी, ठीक है, कहीं ना कहीं आउट हो रही थी। प्लेटफॉर्म मोनोप्लीज थी यहाँ पे, सिक्योरिटी आपके सामने यहाँ पे रिस्क है। जाहिर सी बात है कि डिजिटल आप नेटवर्क प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो तो थोड़ा सा सिक्योरिटी इशू हमें देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं हमारा डेटा लीक होता है। कई बार आप देखते हैं कि एप्लीकेशन जो बेसिकली एपीके आप यूज करते हो एंड्रॉइड के अंदर, उन एप्लीकेशंस में आपको देखने को मिलता है कि जैसे ही आप एप्लीकेशन अपने फोन के अंदर इंस्टॉल करते हो, तो इंस्टॉल करते हैं आपको काफी सारे राइट्स वो मांगता है कि आप गैलरी का एक्सेस दें, अपने कॉन्टेक्ट का एक्सेस दें, काफी तरीके के एक्सेस, जीपीएस एक्सेस है ना। तो ये सारे एक्सेस जब आप देते हो उसके बाद ही वो आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होता है, तो ये सिक्योरिटी का एक कंसर्न हमारे सामने है। उसके बाद में वेब 1.0 के बाद में 2.0 हमने देखा, 2.0 के बाद में वेब 3.0 की बात करते हैं, तो एक सिमेंटिक और डिसेंट्रलाइज वेब था ये, ठीक है, जिसका बेसिकली कोर आइडिया जो था वो अंडरस्टैंड्स मीनिंग एंड रिटर्न कंट्रोल टू यूजर, ठीक है, किसी चीज का मेन समझना और उसको रिटर्न कंट्रोल टू यूजर, मतलब कंट्रोल जो है उसका यूजर तक पहुंचाना, ठीक है। इसके अलावा सिमेंटिक वेब जो है बेसिकली वो मशीन अंडरस्टैंड कॉन्टेक्स्ट नॉट जस्ट कीवर्ड, ठीक है। जो मशीन अंडरस्टैंड कोड है वो हमने यहाँ पे डिजाइन करा, ठीक है, जिस कॉन्टेक्स्ट को, जिस रेफरेंस को मशीन समझ सके। एक पर्टिकुलर कीवर्ड वहां पे नहीं था, पूरे रेफरेंस को मशीन पढ़ सके, जैसे कि आजकल एआई टूल्स जो आप देखते हैं। इसके अलावा यूज स्ट्रक्चर डेटा यहाँ पे हमने स्टार्ट करा। उसके अलावा स्टैंडर्ड्स जो थे इसके वो आरडीएफ, ओडब्ल्यूएल, स्पार्क्यूएल। इसके बेनिफिट्स देखिए, इंटेलिजेंट, एक तो सर्च जो है, सर्चिंग इसकी इंटेलिजेंट हो गई, बेटर डिसीजन मेकिंग, कहीं ना कहीं इसमें भी थोड़ा सा हमें बेनिफिट मिला। इसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर देखिए, बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन, ये सारी चीजें जो बेस्ड थी वो ब्लॉकचेन पर बेस्ड थी। इसके अलावा नो सेंट्रल अथॉरिटी, ठीक है, पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। आप फीचर्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो फीचर्स में आप कह सकते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिप्टो करेंसीज, डेटा ओनरशिप बाय यूजर, ये सारे इसके बेसिक फीचर्स थे।
एआई का भी इसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन देखने को मिला, जिसमें पर्सनलाइज कंटेंट, प्रेडिक्टिव सिस्टम और रिकमेंडेशन इंजन। ठीक है, पर्सनलाइज कंटेंट मतलब अपने हिसाब से पर्सनलाइज करा हुआ कंटेंट, प्रेडिक्टिव सिस्टम्स जो ऑलरेडी पहले से प्रेडिक्शन के हेल्प से आपको बता सकता था। ठीक है, ऐसे मॉडल्स ट्रेन करे गए एआई के अंदर जो आपको पहले ही इसका प्रेडिक्शन प्रोवाइड करवा देते थे। ठीक है, कि इसका आउटपुट एस्टिमेशन कहां तक रहने वाला है, क्या वेरी करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल होने लगी। लिमिटेशंस में देखिए, एक तो स्केलेबिलिटी का इशू मुझे यहाँ पे देखने को मिला, इसके अलावा हाई कॉम्प्लेक्सिटी थी इसके अंदर, एनर्जी कंजप्शन भी कहीं ना कहीं ज्यादा था। ठीक है, उसके बाद लिमिटेड एडप्शन था इसके अंदर। उसके बाद आता है अपना वेब 4.0। वेब 4.0 देखिए, वेब 4.0 का कोर जो आइडिया था वो बेसिकली एक्ट एज ए इंटेलिजेंटली एंड इंडिपेंडेंटली। मशीन्स जो थी आपकी, वेब जो था या मशीन थी, एप्लीकेशंस थी, वो बेसिकली करे इंटेलिजेंट एज ए इंडिपेंडेंटली, मतलब किसी पर डिपेंड रहकर वो इंटेलिजेंटली काम ना करे, बट एआई बेस्ड मशीन यहाँ पर आपकी हो गई थी। ठीक है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखिए, कॉन्टेक्स्ट से तो अवेयर था, इमोशन अवेयर है, ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग, ह्यूमन मशीन कोलैबोरेशन था इसमें। ठीक है, अनेबलिंग टेक्नोलॉजीज में बेसिकली इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज जो थी वो अनेबल हुई, तो देखिए इसमें एक तो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, आप उसको एआई कह सकते हैं, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एआर वीआर, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, यहाँ पर इसका भी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी थी वो अनेबल हुई, साइबर फिजिकल सिस्टम। इसके बाद एप्लीकेशंस की अगर मैं बात करूं तो एप्लीकेशंस के अंदर जो इस पर बेस्ड थी बेसिकली वो स्मार्ट सिटीज से रिलेटेड एप्लीकेशन, ऑटोनोमस व्हीकल्स, पर्सनलाइज हेल्थ केयर और मेटावर्सेस। ठीक है, कंसर्न इसके एथिक्स, प्राइवेसी, एआई कंट्रोल और सिक्योरिटी। अब लास्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो इवोल्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हमारे सामने कंसर्न है जिस पर हम बात कर सकते हैं। देखिए, पहली चीज तो कहीं ना कहीं इवोल्यूशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि हम जो ग्लोबल कम्युनिकेशन है, ग्लोबल जो कम्युनिकेशन है उसको हम इंप्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल इकोनॉमी जो है उसकी ग्रोथ कहीं ना कहीं यहाँ पे जरूरी है, तो अगर ग्रोथ जरूरी है तो इसके लिए एवोल्यूशन भी जरूरी है। अगर एवोल्यूशन नहीं होगा तो ग्रोथ वहां पे पॉसिबल नहीं है। तो एवोल्यूशन, डिजिटल जो एवोल्यूशन है, ठीक है, डिजिटल क्रांति जो है वो बहुत आवश्यक है। इसके अलावा इंटेलिजेंट डेटा प्रोसेसिंग, अगर ये इतना इंप्रूवमेंट नहीं होता, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट डेटा जो प्रोसेसिंग है वो पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि मॉडल्स ट्रेन करे गए एआई के जरिए और उन मॉडल्सों की हेल्प से ही डेटा को इंटेलिजेंटली प्रोसेस करा गया, अदरवाइज ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। ठीक है, तो एक ये भी रीजन आप कह सकते हैं कि इवोल्यूशन यहाँ पे भी इस वजह से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डिसेंट्रलाइज्ड ट्रस्ट सिस्टम आप कह सकते हैं, फाउंडेशन ऑफ फेलियर फ्यूचर टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये एक तरीके से नींव थी आगे अपकमिंग भविष्य में आने वाली टेक्नोलॉजी की।